बैंकिंग सेक्टर को लेकर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान बैंक फ्रॉड 30% बढ़ गए हैं। इस दौरान बैंकिंग सेक्टर में 21,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं। 2024-25 में इस दौरान 16,500 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए थे। सर, क्यों नहीं रुक रहे हैं ये फ्रॉड? इतनी सारी कोशिशें की जा रही हैं, अब तो एआई की मदद ली जा रही है, सरकार पोर्टल लॉन्च कर रही है, टेलीकॉम के रास्ते भी कोशिश की जा रही है, बट फ्रॉड नहीं रुक रहे हैं। फ्रॉड सिस्टम अभी भी उतना मजबूत और रेजिलिएंट नहीं है। जो आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि फ्रॉड के अमाउंट काफ़ी बड़े हैं, संख्याएं तो कम हुई हैं लेकिन बड़े आकार के फ्रॉड है, उसमें काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी दिखती है। अगर आप पहली छमाही के हिसाब से देखें तो दूसरी छमाही में 16,569 करोड़ से बढ़कर ये 21,515 करोड़ रुपए के हो गए, जबकि नंबर कम हुए हैं। इसलिए ऐसा लगता है ऐसे छोटे फ्रॉड्स तो रोके जा पा रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े फ्रॉड हैं वो नहीं रुक पा रहे हैं, और उसमें भी खासतौर से जो लोन से जुड़े हुए फ्रॉड हैं। आरबीआई की रिपोर्ट ये बता रही है कि जो एडवांस और लोन से जुड़े हुए फ्रॉड हैं, कार्ड्स और इंटरनेट से जुड़े हुए फ्रॉड्स हैं, ये ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। तो इसलिए ये संकेत भी है ग्राहकों के लिए कि इंटरनेट और कार्ड से क्रेडिट कार्ड की चोरी और उससे जो लोग उसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ा है। और अगर पूरे साल की तस्वीर आप देखें तो टोटल फ्रॉड का अमाउंट 34,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया, जो 2024 में 11,000 करोड़ था। ऑलमोस्ट 3 गुने से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है फ्रॉड के अमाउंट में, जबकि नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं। और ये ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है कि बड़े फ्रॉड का मतलब है कि जो बड़े ग्राहक हैं, बड़े जमाकर्ता हैं, जिनके बड़े अकाउंट हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें समझने वाली, जो दर्शकों को बहुत बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है, कि रिपोर्ट को अगर आप थोड़ा और खोलकर देखें और इसे उधेड़ें तो ऐसा दिखता है कि प्राइवेट बैंक्स में फ्रॉड की संख्या ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर बैंक की तुलना में, खासतौर पर कार्ड और इंटरनेट ट्रांजैक्शंस में। इसलिए बेहद ध्यान रखें कि प्राइवेट बैंक्स की सिक्योरिटी अब उतनी अच्छी नहीं दिख रही है जैसे हम पहले देखते थे कि प्राइवेट बैंक एफिशिएंट थे या वो आपकी सुरक्षा करते थे। आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि निजी बैंकों में के कार्ड रखने वालों पर और निजी बैंकों की इंटरनेट सेवा इस्तेमाल करने वालों को ज़्यादा फ्रॉड्स का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो फ्रॉड हैं वो लोन से जुड़े हुए, एडवांस से जुड़े हुए हैं, यानी कंज्यूमर से जुड़े हुए फ्रॉड की संख्या प्राइवेट बैंकों में ज़्यादा है, और जो लोन से जुड़े हुए फ्रॉड हैं जिसमें कि बैंक के प्रबंधन पर भी सवाल उठते हैं, ये फ्रॉड्स सरकारी बैंकों में ज़्यादा है। बैंकिंग सेक्टर पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस साल बैंकों की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। सितंबर अंत तक बैंकों का ग्रॉस एनपीए घटकर 2.1% पर आ गया है, जो कई दशकों का निचला स्तर है। मार्च अंत में बैंकों का ग्रॉस एनपीए 2.2% हुआ करता था। एसेट क्वालिटी के मामले में छोटे बैंक ज़्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। सर, मजबूत स्थिति के बारे में अगर इस रिपोर्ट को पढ़ा जाए, क्या बता रहे हैं बैंक के बारे में ये? बैंक की आरबीआई की सालाना रिपोर्ट है और बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, और इस साल बैंकों के लिए खासा उतार चढ़ाव वाला साल था। बहुत सारी गतिविधियां हमने देखी, तो इसलिए इस रिपोर्ट के एक एक हिस्सों को समझना जरूरी है, भविष्य के लिहाज से भी, निवेशकों की दृष्टि से भी और जमाकर्ताओं की दृष्टि से भी। ये रिपोर्ट 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ इशारा करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ग्रॉस एनपीए रेशियो है वो 2.1 से 2.2% है, कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर है। बैलेंस शीट काफी बैंकों की साफ दिख रही है। कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो 17% है। ये बताता है कि बैंकों के पास अगर कोई रिस्क आता तो उसे झेलने की क्षमता है। ये रेशियो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि बैंकों के बारे में आप थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ पाएं। डिपॉजिट और क्रेडिट दोनों में दोहरे अंकों की बढ़त है, लेकिन यहां ग्रोथ पिछले साल से धीमी है, और यही वो समस्या जिस पर हम अगले सवाल में चर्चा करेंगे। बैंकों के आरओई और डिकेड के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं, लेकिन मार्जिन कम है, इसलिए ग्रोथ धीमी दिखाई दे रही है। रिटेल के एनपीए केवल 1.2% है, लेकिन राइट ऑफ और अनसिक्योर्ड रिस्क बढ़ रही है, अनसिक्योर्ड लोन की रिस्क बढ़ रही है। ये बात आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में कही। एनबीएफसी की तेज ग्रोथ है, बेहतर क्वालिटी, और एनबीएफसी अब बैंक्स के लिए लोन के बाजार में बड़ी चुनौती बन रहे हैं। ये खास हाइलाइट्स हैं इस साल की, ये प्रमुख चीजें हैं जो इस रिपोर्ट से निकल कर आई हैं। सर, एक और सवाल यहाँ पर है कि इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, और अगर पूरे साल आप देखिए तो बोनस पॉइंट में हम अलग अलग समय पर यह बात कहते रहे हैं कि बैंकों को फंड जुटाने में दिक्कत आ रही है। क्या कहती है ये रिपोर्ट इस विषय पर? और ये रिपोर्ट का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसका असर आपको अगले साल बैंकिंग स्टॉक्स पर और वित्तीय बाजार पर दिखेगा। यहां आरबीआई ने बात स्वीकार की है कि बैंकों के पास अब फंड नहीं आ पा रहे हैं, उनको बचत जुटाने में दिक्कत हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट से तेज बनी हुई है, और बैंकों को पूंजी और बचत मिलने में समस्या आ रही है। एनबीएफसी कैपिटल मार्केट और म्यूचुअल फंड से प्रतिस्पर्धा के कारण
सस्ते डिपॉजिट नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में निवेश बढ़ रहा है, एफडीज की संख्या लगातार गिर रही है, इंटरेस्ट रेट स्थिर है, मार्जिन कम है और फंडिंग की लागत अब बैंकों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कंपनियां बॉन्ड और एनबीएफसी से सीधा पैसा लेने लगी हैं, बैंकों की भूमिका सीमित हो रही है, कर्ज की ग्रोथ तो बढ़ रही है लेकिन रिटेल कर्ज काफी बढ़ रहा है। जो संस्थागत कर्ज है, जो इंस्टीट्यूशनल कर्ज है, जो कॉमर्शियल लोन्स है, जो उद्योगों को या जो अच्छे साख वाले बारोअर्स को जाता है, उसमें कमी आ रही है क्योंकि कंपनियों को बाजार से, इक्विटी से और बाकी जगह से पैसा मिल रहा है। कल आप याद करें, हमने विस्तार से बताया था कि क्यों कंपनियों ने इतने राइट्स इशू लाए, क्योंकि उनको कर्ज कम करने के लिए सस्ती पूंजी मिल रही थी। एनबीएफसी ने बैंकों से अलग स्रोत बना लिए हैं और विदेश से पैसा लाया जा रहा है, सिक्योरिटाइजेशन हो रहा है। और इसलिए अगर आप निवेशक हैं या बैंक में निवेश करते हैं तो इस फैक्ट पर आने वाले दिनों में जरूर ध्यान रखिएगा कि बैंकों की मार्जिन और फंड की लागत क्या है, क्योंकि ये काफी हद तक बैंकों के नतीजों को आने वाले दिनों में प्रभावित करेगी। क्योंकि सारे बैंक अब एक ही पायदान पर या एक ही तरीके की परिस्थिति में नहीं है। कई सारे बैंकों के मार्जिन गहरे दबाव में, जिसको हम निम कहते हैं, और इसलिए वो शायद ज्यादा महंगे डिपॉजिट्स ऑफर करेंगे और जिस वजह से उनकी बैलेंस शीट पर असर दिखाई देगा। तो इस दृष्टि से अगला साल बैंकों के लिए डिपॉजिट जुटाने और मार्जिन बचाने की जद्दोजहद का साल होगा। देश में डिजिटल बैंकिंग में हो रहे विस्तार की वजह से बैंक अब एटीएम की संख्या घटाने लगे हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह पता चला कि वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में बैंकों के कुल एटीएम की संख्या घटकर 2,51,000 पर आ गई है। एक साल पहले यह आंकड़ा 2,53,000 के ऊपर था। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों के मुकाबले निजी बैंकों के एटीएम की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं बैंक? ये देखिए, बड़ा दिलचस्प ट्रेंड है। बैंक जो है ना, वो हर 2 साल बाद एक दूसरी परिस्थिति पर घूमकर चले आते हैं। हमें ये पता लगा था कि जब डिजिटल बैंकिंग आएगी, लोग बैंक नहीं जाएंगे, एटीएम से ज़्यादा विड्रॉल करेंगे। पर ये आंकड़ा बताता है कि जो टोटल नंबर ऑफ एटीएम है वो 31 मार्च 2025 को गिरकर 2,51,000 के ऊपर आ गया। पिछले साल से इसमें कमी आई है। और दूसरी तरफ ये आंकड़ा बताता है कि बैंकों की ब्रांचेस की संख्या बढ़ रही है। टियर 1 में, खासतौर पर टियर 1 सिटीज़ में जब में नई बैंकों की ब्रांच खोली गई हैं, ये दिखता है। प्राइवेट और फॉरेन दोनों बैंक्स की। और ये एक अजीब सा दृष्टिकोण है। एटीएम लगाने से, एटीएम की संख्या कम होने से ऐसा स्पष्ट है कि लोग अब कैश में अकाउंट ट्रांजैक्शन कम कर रहे हैं, क्योंकि एटीएम से विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, जमा नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन और यूपीआई से बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो कि रिकॉर्ड लेवल पर है। पर ब्रांचेस खोलना बैंकों के लिए जरूरी हो गया है ताकि वो नए ग्राहकों तक पहुंच सकें, उन्हें कर्ज और बाकी सेवाएं उपलब्ध करा सकें। तो ब्रांचेस बढ़ना और एटीएम डाउन होना बैंकों के बैलेंस शीट के लिए एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है, क्योंकि जैसे जैसे सेल्स हब बढ़ाने के लिए, ब्रांच बनाने के लिए बैंक निवेश करते हैं तो उनके खर्च में बड़ी बढ़ोतरी होती है। और आपको याद होगा कि पुराने दौर में जब बैंकों ने 7-8 साल पहले अपने खर्च में कमी की थी तो बड़े पैमाने पर ब्रांचेस बंद की थी, ब्रांचेस में कमी की गई थी। लेकिन इस पूरी कहानी का एक हिस्सा बेहद अच्छा ये भी है कि ब्रांचेस खुलने के साथ अब बैंकों को नए कर्मचारियों की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो बैंक अब ऑनलाइन विस्तार से फिर ऑफलाइन विस्तार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन विस्तार में अब ट्रांजैक्शंस एटीएम से बाहर निकलकर ऑनलाइन हो गए हैं।